यद्यपि सवेरे के समय हल्की हल्की ठंड थी, किंतु दोपहर होते होते दक्षिणी पवन कुछ गर्म होकर बहने लगी थी। जतिन जिस बरामदे में बैठा था, उसके सामने बगीचे में एक और कटहल का वृक्ष था, दूसरी तरफ सीरीस का, और उन दोनों के बीच के सामने का मैदान साफ साफ दिखाई दे रहा था। उस खाली मैदान में फागुन की धूप बिखरी हुई थी। उसके एक ओर एक कच्ची सड़क थी, जिस पर एक खाली बैलगाड़ी धीमी चाल से चलती हुई गांव की तरफ आ रही थी। गाड़ीवान सिर पर अंगोछा लपेटे उनीदा सा बैठा था। उसी समय एक हंसते हुए स्त्री कंठ की पीछे से आवाज आई, क्यों जतिन, पिछले जन्म की कोई बात सोच रहे हो क्या? जतिन बोला, क्यों पटल, कुछ और नहीं सोच सकता क्या मैं? क्या पिछला जन्म ही एक विषय रह गया है मेरे सोचने के लिए? अब झूठी बातों का दिखावा दिखाने की आवश्यकता नहीं। इस जन्म की तुम्हारी सारी बातें मुझे मालूम है, उसमें सोचने योग्य कुछ भी नहीं है। छी छी, इतनी उम्र हो गई, पर अभी तक तुम एक पत्नी तक घर में लाने की बात नहीं सोच सके। तुमसे अच्छा तो हमारा धन्ना माली ही है, उसके घर में भी एक स्त्री है। वह सुबह शाम उसके साथ झगड़ा करके मोहल्ले भर को बता देता है कि वह भी एक पत्नी का मालिक है। तुम जो मैदान की ओर ताकते हुए ऐसा बहाना कर रहे हो, मानो किसी चाँद के मुखड़े के ध्यान में लगे हो। मैं ये सारी चालाकियाँ समझती हूँ। यह तो केवल एक दिखावा है। देखो जतिन, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमारा धन्ना माली तो कभी भी विरह के बहाने मैदान की ओर इस तरह नहीं ताकता। बहुत अधिक बिछोह के दिनों में भी मैंने उसे पेड़ पौधों की निगरानी करते हुए देखा है, पर उसकी आंखों में ऐसी उदासी मैंने कभी नहीं देखी। फिर तुम आसमान को ताककर किसके विरह का विलाप करते दिख रहे हो? तुम मुंह से भले ही न कुछ बताओ, मगर मैं सब समझती हूँ। जतिन हाथ जोड़कर बोला, बस बस रहने दो। तुम जो कहना चाहती हो मैं सब समझ रहा हूँ। तुम्हारा धन्ना ही धन्य है। मैं भी उसके आदर्शों पर चलने का प्रयत्न करूँगा। कल सुबह उठते ही जिस लकड़ी बीनने वाली लड़की का मुँह देखूँगा, उसी के गले में बरमाला डाल दूँगा। तुम्हारे ये ताने मुझसे अब नहीं सहे जाते। बात से मुकरना नहीं। पटल ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उसकी आंखों में डाल दी। नहीं मुकरूंगा, वादा करो। अरे किया तो आओ मेरे साथ। कहाँ? तुम आओ तो सही। पटल ने उसका हाथ पकड़कर उठाना चाहा तो उसने एक झटके से हाथ छुड़ा लिया। नहीं नहीं, जरूर तुम्हारे दिमाग में कोई नई चाल आई है। अब मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। अच्छा तो यहीं बैठो, कहकर वह जल्दी से चली गई। जतिन और पटल चचेरे भाई बहन हैं। दोनों की उम्र में बस एक दिन का अंतर है। पटल जतिन से एक दिन बड़ी है। इस एक दिन का पटल के लिए बहुत महत्व है। यह एक दिन उसे जतिन से बड़े होने का एहसास कराता है, मगर जतिन के लिए इस एक दिन की छोटाई बड़ाई कोई मायने नहीं रखती। वह पटल को पटल कहता है। दोनों बचपन से अब तक एक साथ खेलते आ रहे हैं, एक साथ खाना पीना, एक साथ खेलना। फिर भी छोटा बड़ा पटल की हमेशा यही शिकायत रहती थी कि दीदी क्यों नहीं कहता। बाप या चाचा के पास उसके लिए पटल की यही शिकायत रहती थी। जब वे जतिन को डांटते तो पटल का जैसे जख्म भर जाता, मगर जतिन वैसे का वैसा ही रहता। फिर दो एक दिन बाद पटल पटल शुरू कर देता। पटल सोचती, एक ही तो छोटा भाई है, वो भी दीदी नहीं कहता। शरीर से गोल मटोल मगर हंसी मजाक करते हुए हमेशा प्रसन्न रहने वाली लड़की है पटल। समाज की ऐसी कोई शक्ति नहीं है थी जो उसके इस हंसी मजाक को बंद करवा सके। सास के सामने भी उसने कभी बंदिश नहीं मानी। हर बात में, हर परिस्थिति में,
हंसने मुस्कुराने का अवसर तलाशा, लेकिन उसका विशेष गुण था। शुरू शुरू में उसका व्यवहार लोगों की चर्चा का विषय था, मगर धीरे धीरे यह बात सबकी समझ में आ गई। अब सभी लोग कहते हैं उसका स्वभाव ही ऐसा है। पटेल अपने आसपास उदास मन, उदास चेहरा, कोई भी बड़ी चिंता या उदासी कभी भी कहीं भी नहीं सह पाती। चटपटी बातें और हंसी मजाक से उसके चारों ओर की हवा में खुशगवारी छाई रहती। पटेल के पति हरकुमार बाबू डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं। वे बिहार से स्थानांतरित होकर कलकत्ते के आबकारी विभाग में आए हैं। प्लेग के डर से बाली में एक बंगला किराए पर लेकर रहते हैं। वहीं से कलकत्ते आते जाते हैं। आबकारी की निगरानी के लिए उन्हें अक्सर बाहर रहना पड़ेगा और पटेल घर में अकेली रह जाएगी। यह सोचकर गांव से माँ और दो एक रिश्तेदारों को लाने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच जतिन अपनी बहन के बुलावे पर हफ्ते भर के लिए यहाँ आ गया। उसने अभी अभी डॉक्टरी की परीक्षा पास की है। अपनी प्रैक्टिस अभी शुरू नहीं की थी। कलकत्ते की तंग गली से निकलकर जतिन पेड़ पौधों के बीच छायादार निर्जन बरामदे में बैठा फागुन की दोपहरी के रस में विभोर हो रहा था। आज पहला ही दिन था। पटेल ने शादी की बात को लेकर उससे उलझना शुरू कर दिया। पटेल के चले जाने पर जतिन कुछ देर के लिए फिर निश्चिंत होकर आराम से बैठ गया। लकड़ी बीनने वाली लड़की की बात से उसका मन बचपन में सुनी परियों की कहानियों के इर्द गिर्द घूमने लगा था। इसी बीच फिर पटेल की हंसी की आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ा। पटेल ने एक लड़की का हाथ पकड़कर जबरदस्ती खींच कर लाते हुए उसे जतिन के सामने हाजिर कर दिया और बोली, ओ कुड़ानी, जरा देख तो मेरा यह भाई कैसा है। वह लड़की निसंकोच भाव से जतिन को देखने लगी। पटेल ने उसकी ओर देखकर कहा, क्यों, सुंदर है ना। जतिन शर्म से सराबोर होकर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बोला, पटेल, यह क्या बचपना कर रही हो। मैं बचपना करती हूँ या तुम बड़प्पन करते हो। तुम्हारी उम्र तो जैसे गिनती से बाहर है। जतिन वहाँ से भाग खड़ा हुआ। पटेल उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई बोली, ओ जतिन, अरे कहाँ भाग रहे हो। अभी आज ही माला नहीं डालनी होगी। फागुन चैत में कोई लगन नहीं है। अभी तो काफ़ी समय है। कुरानी नाम की वह लड़की भौचक्की सी खड़ी रह गई। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। यदि कहें कि अबोधों की भांति पलकें झपका रही थी तो अतिशयोक्ति न होगी। इस समय उसकी उम्र 16 वर्ष के करीब रही होगी। पतला शरीर, साधारण चेहरा। हालांकि चेहरे के बारे में अधिक कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है, फिर भी उसमें एक ऐसी विशेषता है कि देखते ही वन को हिरनी की याद आ जाती है। वह बेहद सीधी है, इतनी सीधी कि कई बार निर्बुद्धि कहने को विवश हो जाना पड़ता है। वह सीधी है, मूर्ख नहीं है। सीधी है यानी छल कपट से बिल्कुल दूर। उसकी आत्मा निष्पाप है। इसके इस सीधेपन ने उसके साधारण से मुखड़े को भी एक विशिष्टता प्रदान करती है। शाम को हरकुमार बाबू कचहरी से लौटे तो जतिन को देखकर बोले, अरे जतिन भाई, वाह, तुम आ गए, बड़ा अच्छा हुआ। तुम्हें जरा डॉक्टरी करनी पड़ेगी। जब हम पश्चिम में थे तो अकाल के दौरान हमें एक लड़की मिली जिसे हम पाल रहे हैं। पटेल उसे कुरानी कहकर पुकारती है। अपने माँ बाप के साथ यह लड़की हमारे बंगले के पास के ही एक पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी। खबर पाकर जब हम पहुँचे तब तक इसके माँ बाप चल बसे थे और इस लड़की में केवल कुछ ही सांसें बाकी थी। पटेल ने बड़ी सेवा और जतन से इसे बचाया है। इसकी जात के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। इस बारे में किसी को आपत्ति होती है तो पटेल कहती है, वह तो द्विज है।
एक बार मरकर दोबारा हमारे घर में जन्म लिया है। उसकी पुरानी जात भूलकर न जाने कहाँ चली गई है। शुरू शुरू में उसने पटल को माँ कहकर पुकारना शुरू किया था। पटल उसे धमका कर बोली, खबरदार, जो मुझे माँ कहा, दीदी कहना। पटल कहती है, इतनी बड़ी लड़की के माँ कहने से खुद को बूढ़ी महसूस करने लगूंगी। लगता है उस अकाल के उपवासों के कारण या किसी दूसरी वजह से उसे रह रह कर सूल पीड़ा सी उठती है। तुम जरा अच्छी तरह देखकर बताओ कि बात असल में है क्या। वो तुलसी, जरा कुरानी को यहाँ भेजना। कुरानी बाल बना रही थी, अर्धसौरी चोटी पीठ पर डाले हरकुमार बाबू के कमरे में आकर उपस्थित हुई। अपनी हिरनी जैसी आंखें उन दोनों पर डालकर वह देखती रही। हरकुमार बाबू जतिन की हिचकिचाहट को देखकर बोले, व्यर्थ में संकोच करने की जरूरत नहीं है जतिन, यह देखने में सयानी लगती है पर दिमाग से बिल्कुल बच्ची है। शायद अभावों के कारण मस्तिष्क पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया है। तुम इसे नारी समझने की भूल न करना। यह तो वन की हिरनी के समान है। जतिन का भय कुछ कम हुआ। फिर वह अपना डॉक्टरी कर्तव्य पूरा करने में जुट गया। कुरानी ने जरा भी संकोच व्यक्त नहीं किया। अच्छी तरह चेकअप करने के बाद जतिन ने कानों पर आला से उतारते हुए कहा, शारीरिक रूप से तो कोई खराबी दिखाई नहीं देती। तभी पटल कमरे में दाखिल हुई। उसने जतिन की बात सुन ली थी, अतः झट से उसके करीब आकर बोली, दिल की मशीन में तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, जरा इस दिशा से भी चेक कर लो। कहकर कुरानी के पास जाकर उसकी ठोड़ी पकड़कर हिलाते हुए बोली, ओ कुरानी, मेरा यह भाई तुझे पसंद आया। कुरानी सिर हिलाकर बोली, हाँ। तू मेरे भाई से ब्याह करेगी? पटल ने ताली बजाकर पूछा। उसने भोलेपन से स्वीकृति में सिर हिला दिया। हाँ। पटल और हरकुमार बाबू दोनों हंस पड़े। कुरानी इस मजाक का अर्थ नहीं समझी। उन दोनों को हंसते देखकर वह भी हंसते हुए चेहरे से उनकी ओर ताकती रही। शायद उसने सोचा, हो सकता है इस वक्त हंसना जरूरी है। जतिन शर्म से दुहरा हुआ जा रहा था। हड़बड़ा कर बोला, ओह पटल, तुम मुझ पर बहुत ज़्यादा ज्यादती कर रही हो। यह मेरे साथ बड़ा अन्याय है। हरकुमार बाबू, आपने पटल को बहुत ज़्यादा सिर पर चढ़ा रखा है। हरकुमार बाबू ने जतिन के कंधे पर हाथ रख दिया और मुस्कुराते हुए बोले, भाई, अरे भाई जतिन, तुम तो जानते ही हो उसका स्वभाव कैसा है। वैसे एक बात तो है कि तुम कुरानी को जानते नहीं हो, इसलिए इतने परेशान हो रहे हो। लगता है तुम खुद शर्मिंदा होकर कुरानी को भी शर्मिंदा होना सिखा दोगे। हम सब ने उसके बहाने मजाक किया है। तुम अगर बीच में गंभीरता दिखाओगे तो यह उनके लिए एक अनोखी और परेशान करने वाली बात होगी। फिर एकाएक ही वह वहाँ से चला गया। इसलिए तो जतिन के साथ मेरी कभी नहीं बनती है। बचपन से बस झगड़ा ही चलता आ रहा है। वैसे यह बड़ा गंभीर है। पटल ने शिकायती लहजे में कहा, बचपन में भी जरा जरा सी बात पर मुझसे रूठ जाता था। लगता है इसी वजह से तुम्हारी सबसे झगड़ने की आदत सी हो गई है। भाई तो खिसक गए, अब मैं हत्थे चढ़ गया। मुस्कुराकर हरकुमार बाबू ने कहा, अच्छा जी, मैं आपसे झगड़ती हूँ। पटल ने आंखें निकाली। तुम्हारे साथ झगड़ने में कोई मज़ा ही नहीं आता, इसलिए मैं कोशिश भी नहीं करती। मैं शुरू में ही हार जो मान लेता हूँ। बहुत नाइंसाफ़ी का काम करते हो। शुरू में ही हार न मानकर आखिर में हार मानते तो मैं कितनी खुश होती। आखिर झगड़े का कुछ तो मज़ा आता। रात में अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे लेटे जतिन न जाने क्या क्या सोचता रहा। जिस लड़की ने अपने माँ बाप को भूख से मरते देखा है, उसके जीवन पर कितनी भयानक छाया पड़ी होगी। इस निर्दयी घटना से वह कितनी समझदार सी लगने लगी है।
भला उसके साथ क्या मजाक करना चाहिए। विधाता ने दया करके उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया है। यदि यह पर्दा हट जाए तो किस्मत के भयानक खेल को कि कैसी डरावनी शक्लें उसके सामने आ जाएंगी। दूसरे दिन शाम को कुरानी को फिर वही दर्द हुआ। पटेल ने जल्दी से जतिन को बुला भेजा। जतिन ने आकर देखा दर्द से कुरानी के हाथ पांव ऐंठ रहे हैं, सारा बदन स्थिर है। उसने हरकुमार बाबू को दवा लाने के लिए भेजा और पटेल को बोतल में गर्म पानी लाने को कहा। पटेल बोली, बड़े भारी डॉक्टर बने हो, पाँव में जरा गरम तेल की मालिश क्यों नहीं कर देते? देखते नहीं तलवे कैसे बर्फ से हो रहे हैं। जतिन रोगड़ी के पैरों के तलवे में गर्म तेल की मालिश करने लगा। इलाज करते करते काफ़ी रात हो गई। हरकुमार बाबू कलकत्ते से लौटकर बार बार कुरानी की खबर लेने लगे। पटेल और जतिन कुरानी के कमरे में ही थे। हरकुमार बाबू के बार बार आने से जतिन ने समझा शाम को दफ्तर से लौटकर पटेल की गैर हाजिरी से हरकुमार बाबू को बड़ी दिक्कत हो रही है। लगातार कुरानी की खबर लेने का शायद यही अर्थ है। जतिन ने पटेल से कहा, हरकुमार बाबू परेशान हो रहे हैं, तुम जाओ पटेल। लेकिन पटेल ही कौन सी कम थी। उसने उस मौके को भी हाथ से न जाने दिया और फौरन व्यंग कसा, दूसरों की दुहाई जो तो तुम दोगे ही। बेचैन कौन हो रहा है मैं खूब समझ रही हूँ। अब तो मेरे जाने से ही तुम्हें राहत मिलेगी। वैसे कुछ भी कहो तो शर्म से लाल हो जाते हो, अंदर से कुछ बाहर से कुछ, तुम्हें भला कौन समझेगा। अच्छा बाबा तुम यही रहो। जतिन ने कृत्रिम गुस्सा दिखाकर झुझलाने का अभिनय करते हुए कहा, मुझे बख्शो, तुम्हारा मुंह बंद रखने से ही मेरी जान बच सकती है। मैंने गलत समझा था। दरअसल हरकुमार बाबू आज शायद बहुत शांति महसूस कर रहे हैं। ऐसा मौका उन्हें मुश्किल से ही मिलता होगा। कुरानी ने जब तनिक आराम पाकर आंखें खोली तो पटेल बोली, तेरी आंखें खुलवाने के लिए तेरे दूल्हे ने आज बड़ी देर तक तेरे पांव पकड़कर मिन्नतें की हैं। क्या इसलिए आज इतनी देर से आंखें खोली? छी छी, अब उठ और उनके पांव छूकर प्रायश्चित कर। कुरानी ने कर्तव्य बोध से उसी क्षण गंभीर भाव से जतिन के पांव छुए। जतिन तेज कदमों से कमरे के बाहर चला गया। दूसरे ही दिन से जतिन पर अच्छा भला हमला शुरू हुआ। वह खाने बैठा तो कुरानी आकर बेहिचक पंखा झलकर मक्खियाँ उड़ाने लगी। जतिन बुरी तरह हड़बड़ाकर बोल उठा, रहने दो, इसकी आवश्यकता नहीं। कुरानी इस निषेध से आश्चर्यचकित हुई और मुंह फेरकर पीछे वाले कमरे की ओर देखा। तत्पश्चात फिर से पंखा झलने लगी। जतिन समझ गया इसके पीछे किसका हाथ है, इसलिए वह कमरे के भीतर रहने वाली को लक्ष्य करके बोल उठा, पटेल अगर तुमने मुझे इस तरह परेशान किया तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। यह लो, मैं खाना खाता ही नहीं। यह कहकर उसने जैसे ही उठने का उपक्रम किया वैसे ही कुरानी ने पंखा फेंक दिया। जतिन ने उसके चेहरे पर तीखी वेदना की रेखा देखी। उसी क्षण विवश होकर वह दोबारा बैठ गया। कुरानी कुछ नहीं समझती, वह शर्माती नहीं, वह दुख या वेदना का अनुभव भी नहीं करती। वह इन सबसे निर्दोष थी और अब तो इस बात का जतिन भी विश्वास करने पर बाध्य होने लगा था। किंतु आज पल भर में देखा कि सभी नियमों के कुछ अपवाद भी होते हैं और यह अपवाद कब कैसे अचानक सामने आ जाएं, यह पहले से कोई नहीं बता सकता। कुरानी पंखा फेंक कर चली गई। दूसरे दिन सुबह जतिन बरामदे में बैठा था। वृक्षों के बीच से कोयल की कूक की आवाज़ गूंज रही थी। वातावरण में आम के पेड़ों की महक रची बसी हुई थी। अचानक उसने देखा कि कुरानी चाय का प्याला हाथ में लिए हुए दुविधा में पड़ी खड़ी है। उसकी हिरनी जैसी आंखों में एक करुण भय की छाया तैर रही है। उसे शंका है कि कहीं उसके द्वारा चाय दिए जाने से
जतिन खींच न उठे। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे और क्या नहीं। इस बात से जतिन को दुख हुआ और उसने स्वयं आगे बढ़कर चाय का प्याला उसके हाथ से ले लिया। उसी क्षण देखा बारामदे के दूसरे छोर पर सहसा पटल प्रकट हुई और निशब्द हंसी से जतिन को घूंसा दिखाया, मानो कह रही हो, पकड़े गए ना बच्चू। उसी दिन शाम को जतिन एक डॉक्टरी पत्रिका पढ़ने में व्यस्त था। इतने में फूलों की खुशबू से चकित होकर सिर उठाकर देखा, कुरानी मौलसी की माला लेकर कमरे में दाखिल हुई थी। जतिन मन ही मन बौखलाते हुए बोला, यह तो बड़ी ज्यादती हो रही है। पटल के इस निष्ठुर मनोरंजन का और अधिक बढ़ावा देना ठीक नहीं है। यही सोचकर उसने कुरानी से कहा, कुरानी, तुम कितनी नादान हो। इतना नादान होना ठीक नहीं। क्या तुम इतना भी नहीं समझती कि तुम्हें लेकर तुम्हारी दीदी कितना बड़ा मजाक कर रही थी। जतिन की बात सुनकर डरी सहमी सी कुरानी जब लौटने लगी तो जतिन ने जल्दी से उसे बुलाकर कहा, कुरानी, जरा देखूं तो तुम्हारी माला। यह कहते हुए उसने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से माला ले ली। कुरानी के चेहरे पर खुशी की चमक छा गई। बाहर से उसी समय ऊंची ऊंची हंसी की आवाज़ सुनाई दी। दूसरे दिन कई नई खुराफात करने के विचार से पटल सुबह जब जतिन के कमरे में पहुंची तो देखा कमरा खाली है। टेबल पर एक कागज़ रखा था जिस पर केवल इतना ही लिखा था, मैं जा रहा हूँ जतिन। अरे ओ कुरानी, तेरा दूल्हा तो भाग गया, तू उसे रोक नहीं पाई। बाहर आकर पटल ने बरामदे में खड़ी कुरानी की चोटी पकड़कर हिला दी, फिर घर के काम काज में लग गई। कुरानी उसकी कही बात का अर्थ समझने की चेष्टा करती रही। उसे बात का मर्म समझने में कुछ समय लगा। वह स्थिर खड़ी एकटक शून्य में देखती रही। फिर धीरे धीरे जतिन के कमरे में आ गई। देखा कि कमरा खाली है। पिछली शाम को उसकी भेंट की हुई माला मेज पर पड़ी है। हालांकि वह वासंती सुबह बेहद सुंदर और मनोहारी थी, मगर वह सीधी सादी बालिका अपने जीवन का, अपने चारों ओर के वातावरण का कोई सही अर्थ नहीं लगा पा रही थी। उसे सब कुछ एक कठिन पहेली सा लग रहा था। वह अचानक ही सोचने लगी थी कि क्या हुआ, क्यों हुआ। उसके जाने से यह घर एकदम सूना क्यों हो गया। जिसमें समझने की शक्ति नहीं थी, उसे किसने अचानक हृदय की इस असीम वेदना के गहन अंधकार में उतार दिया। संसार के इस सहज सरल और आनंद से भरपूर राज्य में पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की कलरव के बीच कौन उसे फिर खींचकर उठा लाएगा। कुछ देर बाद अपने काम धंधे से निपटकर पटल कुरानी को ढूंढने लगी, किंतु वह उसे कहीं दिखाई नहीं दी। न तो किसी कमरे में और न बाग बगीचे में। कहाँ चली गई, उसने सोचा तो अचानक ही उसे जतिन के कक्ष का ख्याल आया। उसने जतिन के कक्ष में जाकर देखा तो स्तब्ध रह गई। उसने देखा कुरानी जतिन के खाली कमरे में खुले बिखरे बाल, अस्त व्यस्त वस्त्रों में उसकी खाट के पांव पकड़े जमीन पर पड़ी है, मानो मौन एकाग्रता की भाषा में कह रही हो, ग्रहण करो मुझे, स्वीकार कर लो मुझे, ग्रहण कर लो। पटल हैरान होकर बोली, यह क्या हो रहा है कुरानी। मगर उसकी आवाज़ सुनकर भी कुरानी हिली नहीं, मानो उसे पटल की आवाज़ सुनाई ही नहीं पड़ी। वह जैसे पड़ी थी वैसे ही पड़ी रही। पटल ने करीब जाकर उससे पूछा। जैसे ही छुआ वह फपक कर रोने लगी। पटल के मुंह से अनायास ही यही शब्द निकल पड़े, अरे कर्मजली, तूने तो सत्यानाश कर दिया, तू तो मरी। पटल ने हरकुमार बाबू को कुरानी की हालत बताकर कहा, यह कैसी मुसीबत आ पड़ी। तुम क्या कर रहे हो। तुमने मुझे मना क्यों नहीं किया यह सब करने से। तुम्हें मना करने की मेरी आदत कभी नहीं रही।
और मना करने पर क्या उससे कोई कुछ फ़ायदा होता? तुम मानने वाली थी। तुम कैसे पति हो? अगर मैं गलती करती हूँ तो तुम मुझे ज़बरदस्ती रोक नहीं सकते। तुमने मुझे यह खेल क्यों खेलने दिया? सारा दोष वह हरकुमार बाबू के सिर मरने पर आमदा हो गई। यह कहकर वह दौड़ती हुई धरती पर लौटती हुई बालिका के पास पहुंची और उसे गले लगाकर बोली, मेरी प्यारी बहना, तू अपनी सारी बातें मुझे खोल कर बता दे। मगर उस गाय सरीखी सीधी सादी कन्या के पास ऐसे शब्द ही कहाँ जो अपने हृदय की वेदना को खोल कर कह सकती। वह एक न कही जा सकने वाली वेदना अपने सीने में दबा कर पड़ी रही। यह वेदना क्या है? दुनिया में किसी और को ऐसी वेदना होती है या नहीं? लोग उसे क्या कहते हैं? कुरानी उसके बारे में कुछ नहीं जानती। वह केवल रो सकती है। अपने मन की पीड़ा को उजागर करने का उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पटेल उसके गले में बाहें डालकर बोली, कुरानी, कुरानी मेरी बहन, तेरी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, पर मैंने यह कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा मजाक तुझे इस हालत में पहुँचा देगा। आखिर तूने मेरी बात पर विश्वास ही क्यों किया? अच्छा अब उठ, पर मेरी बातों पर तू इस तरह यकीन कर लेगी, यह मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तूने यह भूल क्यों की? कुरानी, एक बार और सिर उठाकर अपनी दीदी की ओर देख और उसे माफ़ कर दे। लेकिन कुरानी का मन बहुत दुखी था। उसने पटल की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा, बल्कि दोनों हाथों से मुंह ढककर सिसकती हुई पड़ी रही। तब पटल ने धीरे धीरे उसके गले से अपने हाथ हटा लिए और उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। वहाँ खड़े खड़े फागुन की धूप में चमकते सुपारी के वृक्ष को देखकर उसकी दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरे दिन कुरानी कहीं दिखाई नहीं पड़ी। पटल उसे बड़े प्यार से गहनों कपड़ों से सजाती थी। हालांकि वह खुद अस्त व्यस्त रहती थी और अपनी सज धज पर कभी भी ध्यान नहीं देती थी, पर अपने सारे शौक वह कुरानी को सजाकर पूरे कर लेती थी। पटल आज जैसे ही उसके कमरे में पहुंची तो स्तब्ध रह गई। वे सभी गहने कपड़े कुरानी के कमरे के फर्श पर पड़े हुए थे, जिन्हें पहनाकर पटल उसे सजाती थी। हाथ के कंगन, चूड़ियाँ, नाक की लौंग तक निकालकर वहाँ फेंकी गई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पटल का सारा प्यार दुलार उसने अपने शरीर से मिटा डालने की कोशिश की थी। हरकुमार बाबू ने कुरानी का पता लगाने के लिए पहले तो स्वयं इधर उधर काफ़ी दौड़ धूप की, मगर जब उसका पता कहीं भी नहीं चला तो उन्होंने पुलिस में सूचना दे दी। मगर उस समय प्लेग की भयंकर विभीषिका के डर से इतने लोग इधर उधर भाग रहे थे कि उन भागते हुए लोगों में से एक खास आदमी को खोज निकालना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल था। काफ़ी दिन बीत गए। हरकुमार बाबू को 2 बार थाने बुलाया गया कि वे आकर कुरानी की शिनाख्त करें, लेकिन प्राप्त युवती कुरानी नहीं थी। इसी में इतना समय गुजर गया कि अब तो उन्होंने कुरानी के मिलने की पूर्णतया आशा ही छोड़ दी थी। प्रकृति की गोद से उन्होंने उसे पाया था। प्रकृति की गोद में ही जाकर वह फिर विलीन हो गई थी। उधर जतिन को काफ़ी प्रयत्न के बाद प्लेग के एक अस्पताल में डॉक्टर की नौकरी मिली थी। एक दिन दोपहर को घर से खाना खाकर जब वह अस्पताल पहुंचा तो सुना कि महिला वार्ड में एक नई रोगिणी आई है। पुलिस उसे रास्ते से उठा लाई है। जतिन उसे देखने गया। उस लड़की का अधिकांश चेहरा चादर से ढका हुआ था। जतिन ने पहुंचते ही उसका हाथ उठाकर नब्ज देखी। बुखार ज़्यादा नहीं था, पर उसे कमजोरी बहुत अधिक थी। ठीक से देखने के लिए जब चेहरे से चादर हटाई गई तो वह दंग रह गया। यह कुरानी थी। पटल से बीते दिनों में वह कुरानी के बारे में सब कुछ जान चुका था। अनकहे मन के भावों की छाया से घिरी उसकी हिरनी जैसी आंखें अक्सर काम के बीच बीच में जतिन के ध्यान में आ जाती और उसे बेचैन कर देती।
आज रोग से पीड़ित उन आँखों की लंबी छाया ने कुरानी के सूखे चेहरे पर एक काली रेखा खींच दी। कुरानी को इस हाल में पाकर जतिन को ऐसा लगा मानो उसके हृदय को किसी ने अचानक मुट्ठी में दबोच लिया हो। विधाता ने इस फूल सी लड़की को पैदा करके क्यों तूफान में बहा दिया। आज वह कोमल प्राण बीमार होकर बिस्तर पर पड़ी है। इस छोटी सी आयु में इसने इतनी मुसीबतों, इतने कष्टों का भार कैसे सहा होगा। जतिन भी इसके जीवन में एक संकट बनकर ही आया था। उसने भी तो उसे वेदना ही दी थी। रुकी हुई गहरी सांसें जतिन के मानस पटल पर चोट करने लगी, पर वह उस चोट से उसके दिल के तार में एक मधुर बीड़ा भी झंकृत होने लगा। वह प्रेम जो संसार में दुर्लभ है, वही प्रेम जतिन के बिना मांगे ही फागुन की एक दोपहरी में खिले हुए पुष्प के समान अचानक स्वयं उसके पैरों पर आ गिरा था। एक ऐसा प्रेम जो इस तरह मौत के दरवाजे तक आकर होश खो बैठता है। जतिन कुरानी के पास बैठकर उसे थोड़ा थोड़ा गर्म दूध पिलाने लगा। दूध पीने पर उसके शरीर में शक्ति का संचार हुआ और काफ़ी देर बाद उसने गहरी सांसें लेकर आंखें खोली। सामने जतिन को पाकर वह किसी भूली बात को याद करने की कोशिश करती प्रतीत होने लगी। जतिन ने जब उसके सिर पर हाथ रखकर उसे कुरानी कहकर पुकारा तो उसकी बेहोशी का आखिरी तार एकदम टूट गया। जतिन को उसने पहचान लिया और तभी उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। वे आंसू किस संदर्भ में आए थे कहना कठिन था। खुशी था, रंज था, दोनों स्थितियों में आंसू अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। यह बात आंसुओं का स्वामी ही बेहतर जानता है कि यह किस संदर्भ में आए हैं। बहुत से लोगों के लिए तो अनुमान लगाना भी कठिन हो जाता है। जतिन ने बड़े प्यार और आत्मीयता से कहा, कुरानी बाकी बचा दूध भी पी लो। कुरानी थोड़ा उठकर बैठी और प्याले के ऊपर से जतिन के चेहरे को एकटक देखती हुई खामोशी से बाकी बचा दूध भी धीरे धीरे पी गई। ड्यूटी के चलते अपने कर्तव्यों को पूरा करने के उद्देश्य से जतिन जब वहाँ से उठकर चलने लगा तो भय और निराशा से कुरानी की दोनों आंखें बेचैन हो उठी। जतिन ने उसका हाथ पकड़कर उसे ढांढस बढ़ाते हुए कहा, मैं अभी लौट आऊँगा, तुम डरो मत। मैं डॉक्टर हूँ ना, इसलिए दूसरे मरीजों को भी देखना है। अगर तुम्हारे समीप ही बैठा रहा तो यह अच्छा नहीं होगा तथा अन्य मरीजों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। जतिन ने अधिकारियों को सूचना दी थी कि इस अभी अभी आई नई रोगी को प्लेग नहीं हुआ है। वह भूख के कारण कमज़ोर हो गई है। यहाँ दूसरे प्लेग के रोगियों के साथ रहना उसके लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसे किसी दूसरी जगह भेजा जाए। दूसरी जगह उसके जेहन में उसका अपना घर था और फिर काफ़ी कोशिशों के बाद वह अधिकारियों की आज्ञा से कुरानी को वहाँ से दूसरी जगह ले जाने की अनुमति पा सका, तो फिर उसे अपने घर ले आया। पटेल को सारी बातें लिखकर एक चिट्ठी में वह पहले ही डाल चुका था। उस दिन शाम को रोगी और डॉक्टर के अलावा कमरे में और कोई नहीं था। एक कोने में मिट्टी के तेल का दिया जल रहा था और कमरे में हल्की रोशनी बिखेर रहा था। आले के ऊपर रखी घड़ी शांत कमरे में टिक टिक की आवाज़ करती पेंडुलम हिला रही थी। जतिन कुरानी के माथे पर हाथ रखकर बोला, अब तुम्हें कैसा लग रहा है कुरानी? कुरानी ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। जतिन के हाथ को अपने माथे पर ही दबा कर रख लिया और आंखें मूंद ली। जतिन ने फिर पूछा, इस तरह आराम मिलता है क्या? हाँ। तुम्हारे गले में यह क्या है कुरानी? कुरानी ने जल्दी से साड़ी खींचकर उसे ढकने की कोशिश की। जतिन ने देखा वह मौलसी के फूलों की सूखी माला थी। कुरानी के छिपाने से उसे याद आया कि वह कैसी माला है। जतिन
घड़ी की टिक टिक की आवाज़ के बीच चुपचाप बैठा सोचने लगा। कुरानी की यह पहली छिपाने की कोशिश है, अपने मन के भावों को छिपाने का उसका यह पहला प्रयत्न है। कुरानी तो मृग शिशु की कुरानी तो मृग शिशु थी, कब से वह हृदय भार से दबी युवती बन गई। सूरज की किन किरणों के प्रकाश से, प्रकृति के किस उपाय से उसकी बुद्धि के ऊपर का सारा कोहरा छट गया और उसकी लज्जा, शंका तथा वेदना अचानक प्रकट हो पड़ी। कुरानी के विषय में सोचते सोचते जतिन को काफ़ी रात बीत गई और न जाने वहीं बैठे बैठे वह कब सो गया। अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से वह चौंक उठा। उसने देखा पटल और हरकुमार बाबू एक बड़ा सा बैग लिए दरवाजे पर खड़े हैं। हरकुमार बाबू इतनी रात गए आने का कारण बताते हुए कहा, तुम्हारी चिट्ठी पाकर कल सुबह आने का प्रोग्राम बनाया था, मगर आधी रात को पटल ने जगा कर कहा, मेरा मन नहीं मानता, अभी चलना होगा। लाख समझाने पर भी मैं पटल को नहीं रोक पाया। उसी वक्त किराए की गाड़ी लेकर चल पड़ा। पटल ने हरकुमार बाबू से कहा, चलो तुम जतिन के बिस्तर पर जाकर लेट जाओ। हरकुमार बाबू थोड़ी सी आपत्ति का दिखावा करके जतिन के कमरे में जाकर लेट गए और उन्हें नींद आने में भी देर न लगी। पटल जतिन को कमरे के एक ओर ले गई और पूछा, कोई उम्मीद है? जतिन कुरानी के पास गया और उसकी नब्ज देखकर बोला, कोई उम्मीद नहीं है। जतिन कुरानी की आंखों से स्वयं को छुपाते हुए पटल ने जतिन को आड़ में ले जाकर कहा, जतिन सच बोलो, क्या तुम कुरानी से प्यार नहीं करते? जतिन ने पटल को कोई उत्तर नहीं दिया और कुरानी के बिस्तर के पास जाकर बैठ गया। उसका हाथ पकड़ कर हिलाया और बोला, कुरानी कुरानी। कुरानी ने आंखें खोल दी। चेहरे पर एक शांत मधुर हंसी की झलक मात्र लाकर कहा, क्यों जी? कुरानी, अपनी यह माला मेरे गले में पहना दो। कुरानी निर्निमेष अबोध दृष्टि से जतिन के मुंह की ओर ताकती रही। क्या अपनी माला मुझे नहीं दोगी? जतिन का यह दुलार पाकर कुरानी के मन में पहले मिले अनादर के लिए थोड़ा सा अभिमान जाग उठा। उसने कहा, क्या फ़ायदा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ कुरानी। उसने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा। जतिन के यह शब्द सुनकर कुरानी पल भर के लिए निस्तब्ध रह गई। फिर उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहने लगे। जतिन उसके पास सिर झुकाकर घुटने मोड़कर बैठ गया। कुरानी ने अपने गले से माला उतारकर जतिन के गले में पहना दी। अब पटल उसके पास आई और बोली, कुरानी। कुरानी का मुरझाया चेहरा मानो खिल उठा और वह बोली, क्या दीदी? पटल ने उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब तो तू मुझसे नाराज नहीं है न बहन? कुरानी ने कोमल मुस्कुराती नज़रों से उसे देखा, नहीं दीदी। जतिन, तुम थोड़ी देर के लिए उस कमरे में जाओ। जतिन के दूसरे कमरे में चले जाने के बाद पटल ने बैग खोला और कुरानी के सारे कपड़े और गहने बाहर निकाले। उसे बिना ज़्यादा हिलाए डुलाए एक लाल बनारसी साड़ी बड़ी सावधानी से उसके मैले वस्त्रों के ऊपर लपेट दी और फिर धीरे धीरे एक एक चूड़ी उसके हाथों में डालकर दोनों हाथों में 2 कंगन भी पहना दिए। फिर जतिन को पुकारा। जतिन के आते ही पटल ने उसे बिस्तर पर बिठाया और उसके हाथ में कुरानी का एक सोने का हार दिया। जतिन ने धीरे से कुरानी का सिर उठाकर वह हार पहना दिया। भोर की किरण ने आकर जब कुरानी के चेहरे को छुआ तब वह उस प्रकाश को नहीं देख पाई। उसके प्रसन्न मुख की आभा को देखकर लगा उसकी मृत्यु नहीं है, वह सुख सपनों के अथाह सागर में डूबी हुई है। जब उसके शव को ले जाने का समय निकट आ गया तो पटल उसके गले से लिपट कर रोती हुई बोली, बहन, तेरे बड़े भाग हैं, जीवन से तेरी मृत्यु ही सुखदाई है। जतिन कुरानी की उस शांत और स्निग्ध मृत्यु के रूप को देखता हुआ सोचने लगा, कुरानी जिनका धन थी,
उन्होंने ही उसे ले लिया, मुझे भी वंचित नहीं किया।